इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ आनंद विजय सिंह। और आज हम बात करने जा रहे हैं ज़ोहरान ममदानी की, जो अक्सर विवादों के केंद्र में रहते हैं। खासकर उनके विचार और बयान जब धार्मिक और राजनीतिक मामलों से जुड़े होते हैं। उनके आलोचकों का यह कहना है कि कई बार कट्टरपंथ और सांप्रदायिकता के मुद्दों पर तीखी राय रखते हैं, जिससे बहस और विवाद बढ़ते हैं। ममदानी अपने लेखों और भाषणों में अक्सर मुस्लिम अल्पसंख्यकों के अधिकारों, वैश्विक आतंकवाद और धर्म आधारित हिंसा पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अब न्यूयॉर्क का मेयर बनने के बाद उन्होंने दिल्ली दंगों के आरोपी उमर खालिद के बारे में कहा है कि वो उनके बारे में सोचते हैं। अभी हाल ही में उमर खालिद के पिता और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता सैयद कासिम रसूल इलियास ने अमेरिका में ममदानी से मुलाकात की थी। हालांकि खालिद उमर के पिता का यह कहना है कि ममदानी से कभी उमर की बात नहीं हुई है। 2020 और 2023 में ममदानी उमर की जेल डायरी का जिक्र करते थे। सवाल उठता है कि बिना मिले उमर खालिद के प्रति सहानुभूति किस ओर इशारा कर रहा है। खालिद से सहानुभूति रखने वाले अमेरिका के 8 सांसदों ने भारत सरकार से रिहाई की मांग की है। मानवाधिकार का हवाला देते हुए खालिद की रिहाई की मांग कर रहे हैं। अमेरिका के इन गणमान्यों को एक आतंकी और देशद्रोही से सहानुभूति क्यों है, ये एक बड़ा सवाल है। देश अभी 2020 के दिल्ली दंगों को भूला नहीं है। खालिद की प्रक्रिया जो न्यायालय में है और 5 जनवरी को इस पर फैसला आना है। ममदानी का भारत के प्रति जहर उगलने के कई कारण हैं। वो जानता है कि भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोलकर विश्व में मुसलमानों का नेता बन सकता है। पीएम मोदी का विरोध वो मेयर बनने से पहले करता रहा है। कुरान पर हाथ रखकर मेयर पद की शपथ लेकर दुनिया के मुसलमानों का प्रिय बनने की कोशिश भी उसने की है। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की तरह फ्रीबीज का वो वादा करता था अपने मेयर के चुनाव के दौरान। लेकिन जो उसने वादे किए, सवाल है कि कैसे पूरा होगा। इसकी कोई रूपरेखा, रोड मैप तय नहीं की है। वादे पूरे करने के लिए वो फंड कहां से जुटाएगा, ये सवाल गर्त में है। लेकिन आपको बता दें कि ज़ोहरान ममदानी ने मेयर चुनाव के दौरान जो वादे किए थे, उसमें आम लोगों की जिंदगी को सस्ता, सुरक्षित और सम्मानजनक बनाना है। उन्होंने किराए पर नियंत्रण और किराएदारों को बेदखली से बचाने का वादा किया है, ताकि न्यूयॉर्क जैसे महंगे शहर में लोग टिक सकें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सस्ता या मुफ्त बनाने की बात भी ममदानी के एजेंडे में है, जिससे कामकाजी वर्ग का खर्च घटे। न्यूनतम वेतन बढ़ाने, यूनियनों के अधिकार को मजबूत करने और गिग वर्कर्स की सुरक्षा की बात भी ममदानी ने की। साथ ही पुलिस सुधार, सामुदायिक सुरक्षा और नस्लीय एवं सामाजिक समानता को बढ़ावा देने का भी वादा किया है। कुल मिलाकर उनका अभियान जन केंद्रित और प्रगतिशील नीतियों पर आधारित है। वो जानता है कि सभी के लिए राष्ट्रपति ट्रंप से टक्कर लेना कितना मुश्किल है, और इसके लिए ममदानी ने फ्रीबीज का सहारा लिया अपने आप को पॉपुलर बनाने के लिए। पीएम मोदी से अरविंद केजरीवाल जिस तरह से टक्कर लेते थे, उसी तरह से वो लेने की कोशिश कर रहा है ट्रंप से। बहुत जल्द दुनिया के मुस्लिमों का रहनुमा बनना ममदानी चाह रहे हैं, और वो इंग्लैंड के मेयर सादिक खान से भी आगे निकलने की कोशिश में हैं। गाजा और हमास के मानवाधिकारों की फिक्र ममदानी को है, लेकिन बांग्लादेश और पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहा है, उस पर चुप्पी है। जबकि भारत में अन्य देशों के मुकाबले मुसलमानों की स्थिति काफी अच्छी है। तो ये अब सवाल है, अरविंद केजरीवाल और ममदानी में समानता है। दोनों स्थापित राजनीति को चुनौती देने की बात करते हैं। तो आज हम चर्चा इसी पर करने जा रहे हैं कि ये एक चेहरा ममदानी का है। ममदानी अमेरिका की राजनीति में अपने आप को स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं, और चर्चा ये भी है कि वो अगला राष्ट्रपति का चुनाव भी लड़ सकते हैं। तो इसलिए उन्होंने वो पूरी घेराबंदी की है, और वो घेराबंदी जो की है उसमें अपने आप को मुसलमानों का रहनुमा बनाने की भी एक कोशिश है, और वो वैश्विक स्तर पर यह कोशिश है। भारत के इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप करना, भारत की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाना, यह सब कुछ बड़ा सवाल है। आखिर इसके पीछे की रणनीति क्या है, राजनीति क्या है, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे। ममदानी का जहर हमारे साथ हैं। हमारे साथ तमाम गेस्ट आज जुड़ेंगे। ममदानी के जहर पर आज चर्चा करेंगे। फिरोज खान साहब नेता कांग्रेस, नवीन शर्मा नेता बीजेपी, और हेमंत गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ेंगे।
तो ये जो पूरी राजनीति जिस पर हम आज चर्चा करने के लिए अपने मेहमानों के साथ बैठे हैं, उससे पहले जरा सुन लेते हैं कि इस पूरे मामले को लेकर क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। मैं इसकी तुलना भी नहीं करना चाहता हूँ। इसकी वजह ये है कि देखिए ज़ोहरान ममदानी ने कई ऐसे आम आदमी के इश्यूज उठाए हैं। ज़ोहरान ममदानी की अगर आपने पूरी कैंपेन को देखा होगा तो उन्होंने बिल्कुल ज़ीरो से शुरुआत की थी और बहुत ही जल्दी, यानी उनका ना तो सपोर्ट उनकी पार्टी के लोगों ने किया था, ना उनके बड़े बड़े टॉप लीडर्स उनकी उनकी कैंपेन में आए थे, लेकिन पूरी नौजवान नस्ल, इमिग्रेंट्स, उन्होंने देखिए यानी न्यूयॉर्क एक बड़ा सिटी है, उसके अंदर कई तरह के इश्यूज़ हैं। वहाँ इमिग्रेंट के इश्यूज़ हैं, वहाँ बड़े बड़े रेंट रेंट यानी हाउस के रेंट्स का सवाल है, वहाँ पर अफ्रीकन्स के इश्यूज़ हैं, वहाँ एशियंस के इश्यूज़ हैं, वहाँ माइनॉरिटीज़ जो हैं उनके इश्यूज़ हैं। उन्होंने सबके इश्यूज़ को उठाया उसके अंदर। तो ज़ाहिर बात है कि कोई कोई एक विजनरी आदमी है, 35 साल का नौजवान है, आप सोच सकते हैं उसने इन सब चीज़ों को विजन किया कि भाई ये वो लोग हैं जो यहाँ के वोटर्स भी हैं और जो उनके इश्यूज़ भी हैं, तो उन्होंने उसको रेस किया और लोगों ने उनके अंदर एक उम्मीद देखी। उस उम्मीद के नतीजे में अच्छा उन्होंने, देखिए एक बात ख़ास बात है कि उन्होंने ना अपनी आइडेंटिटी को कभी छुपाया। उन्होंने कहा मैं मुसलमान हूँ, और उन्होंने कहा मैं सोशलिस्ट डेमोक्रेट हूँ, उन्होंने ये कहा मैं इमिग्रेंट हूँ। तो ये सब चीज़ें लोग आमतौर पे इलेक्शन में छुपाते हैं कि, लेकिन उन्होंने उसको उस आइडेंटिटी को छुपाया नहीं, अपनी आइडेंटिटी को एक्सपोज किया, बताया, और जाहिर बात है कि उस पर कायम भी रहे। तो ये सब चीज़ें उनके फेवर में गई हैं। तो हमारे देश के लिए भी जो लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं या जो पार्टियां इलेक्शन में आती हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि सिर्फ सवाल यानी सिर्फ कोई नारा दे देना अच्छे दिन आने वाले हैं और फिर उसके खिलाफ काम करना, तो इससे बात नहीं बनती। लोग ये देखना चाहते हैं कि आपका चरित्र कैसा है और आप जब पावर में आते हैं तो आप क्या करते हैं, लोगों के लिए डिलीवर करते हैं या नहीं करते हैं। तो हमारी देश के अंदर भी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, उनको जब समाज के जो ऐसे मुद्दे हैं, जो बड़े जटिल मुद्दे हैं, उनको उठाना चाहिए। हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट का इशू है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है, हमारे यहाँ इन्फ्लेशन का इशू है, हमारे महंगाई का इशू है, बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ये इश्यूज उठाए जाने चाहिए कि असल में 9 तारीख को न्यूयॉर्क में मेरी ज़ोहरान ममदानी से मुलाकात हुई। मैं और मेरी वाइफ वहाँ गए हुए थे हमारी बेटी की मुलाकात के लिए। तो मैंने उनसे वक्त मांगा कि मैं मुलाकात करना चाहता हूँ, तो उन्होंने वक्त दिया। अल्हम्दुलिल्लाह 25 मिनट तक हमारी मुलाकात रही है, बहुत अच्छी गुफ्तगू रही। और उन्होंने जाते हुए ये भी कहा कि मैं उमर के बारे में उमर के नाम से एक लेटर देना चाहता हूँ, कुछ लाइनें लिख के देना चाहता हूँ। तो उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में कागज़ के ऊपर लिख कर दिया और हमने उसका शुक्रिया भी अदा किया। और दूसरी बात ये कि आप जानते हैं कि 2 साल पहले उन्होंने उमर की जेल डायरी के कुछ पढ़ के सुनाया था, कुछ उसके कंटेंट्स उसमें एक प्रोग्राम में पढ़ के सुनाया था, उसका भी शुक्रिया अदा करना था हमको। तो उन्होंने कंसर्न का इजहार किया कि भाई एक नौजवान होनहार तालिब इल्म जिसने कई अहम इश्यूज उठाए हैं, देश के बड़े बड़े इश्यूज़ के ऊपर सवालात खड़े किए हैं, CAA-NRC की तहरीक चलाई है और आदिवासियों पर और दलितों के मसाइल पे बात की है, तो ऐसे आदमी को 5 साल से ज़्यादा अरसे तक जेल में रखना, ट्रायल का शुरू ना होना और उसके साथ साथ जो है बेल का ना मिलना, ये हमारे लिए बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। और इसके सिलसिले में हमें बड़ा यानी चिंता होती है कि भाई कैसे इसको बाहर आना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा भाई आप दुआ कीजिए और अपने सत्ता से जो भी आप कर सकते हैं करिए, मतलब ये कि तो उन्होंने कहा मैं जो भी हो सकता है मैं करूँगा। और उन्होंने हमको ये मशवरा दिया कि आप यहाँ आए हैं तो अगर आपकी कुछ मुलाकात यहाँ कांग्रेसमैन से हो जाए, डेमोक्रेटिक पार्टी के कुछ कांग्रेसमैन से उनसे मुलाकात करें आप, तो मैं उसमें सहायता कर सकता हूँ। तो हम लोग इसी प्रोग्राम के तहत में DC गए थे, वाशिंगटन DC, वहाँ मुलाकात हुई। 2 कांग्रेसमैन से मुलाकात हुई, 2 सेनेटर से मुलाकात हुई। उन्होंने बहुत कंसर्न का इजहार किया था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई हम इस सिलसिले में कुछ करेंगे। तो अब 30 तारीख को उन्होंने एक लेटर लिखा है इंडियन एम्बेसडर को, वो भी अब वायरल हो रहा है पूरे उसमें भी उन्होंने इस बात की उम्मीद जताई है कि उमर को फेयर ट्रायल मिलेगा और हमें यकीन है कि बेल भी मिल जाएगी। लेकिन बहरहाल एक नौजवान लड़के को 5 साल तक के जेल के अंदर बगैर ट्रायल के बंद रखना और फिर बेल का ना मिलना, ये हमारे लिए कंसर्न का बात है। तो हम समझते हैं कि इससे हमको यानी चाहे ज़ोहरान ममदानी की से मुलाकात की बात हो या इन कांग्रेसमैन से मुलाकात और सेनेटर से मुलाकात की बात हो, इससे हमें हौसला मिला है बहुत। और ये मैकगॉन ने खुद लोगों से कांटेक्ट करके उसमें उनके दस्तखत लिए हैं इस मामले में, तो ये बड़ी अहम बात है।
तुमर खालिद के पिता को आप सुन रहे थे और वो जब गए थे वहां पर ममदानी से मिले और क्या बातें हुई वो बता रहे थे। हमारे साथ चर्चा में फिरोज खान साहब कांग्रेस के नेता जुड़े हुए हैं, नवीन शर्मा जी भारतीय जनता पार्टी के नेता जुड़े हुए हैं और हेमंत गुप्ता राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। फिरोज साहब, आप ही से क्या आप भी कंसर्न रखते हैं क्या कि हमारा जो मामला है, हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, उसके बारे में हम जाकर दूसरे देश में एक मेयर से चर्चा करें, वहां के लोगों से चर्चा करें और वहां का डायरेक्शन लेकर हम यहां पर अपने न्याय व्यवस्था को प्रभावित करें? फिरोज खान जी। जी जी। देखिए, सबसे पहले तो सभी को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। टूसू है और भी सारे बहुत सारे पर्व है, मकर संक्रांति है। यही मैं कहना चाहता हूं कि आज उमर खालिद का केस था, चाहे कन्हैया कुमार का था, और भी जो लोग थे सब जेएनयू के मामले में केस में जेल गए थे। सब जेएनयू में केस हुआ था। किसी ने क्या नारा लगाया था नहीं लगाया था वो तो सही से पता नहीं है। ये सब लोग उसी केस में जेल गए थे। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि सरकार जो है एक तरफा कार्रवाई करके एक तरफा काम करती है। किसी को बेल, किसी को जेल। नहीं, ये तो सर, ये फिरोज साहब, ये तो अदालत देती है ना, सरकार इसमें कहां है? बेल तो अदालत देगी, सजा अदालत देगी। मतलब मैं मान रहा हूँ अदालत देती है, तो अदालत को मैं कह रहा हूँ कि आप जो कन्हैया कुमार भी थे, आज जो कांग्रेस के लीडर हैं, वो भी तो इसी मामले में जेल गए थे कि नहीं गए थे बताइए? हाँ ठीक है, आरोप लगता है, लोग जेल जाते हैं, अदालत से जो कार्रवाई होती है वो बाहर निकल आते हैं, अगर सच या झूठ जो भी अदालत को समझ में आता है। तो एक को बेल विनय की है और एक को जेल क्यों? आदमी तो सवाल उठाएगा ही ना। मैं तो ये सवाल न्यूयॉर्क में जाके उठाया जाएगा, यहाँ पर नहीं। यहाँ पर मतलब आप लोग मान गए हैं कि यहाँ पर आप मान गए हैं कि यहाँ पर सवाल नहीं उठ सकता। देखिए, आपको तो गर्व होना चाहिए, एक भारतीय नौजवान। नहीं, मेरा सवाल है कि क्या यहाँ पर, मेरा सवाल ये है फिरोज साहब, मेरा सवाल ये है कि क्या यहाँ पर इतने कमजोर आप हैं? आप इतने कमजोर हैं, भारत की न्यायिक व्यवस्था पर आपको कोई एतबार नहीं है? मेरा सवाल ये है, इसलिए आप वहां जा रहे हैं। 5 साल हो गया एतबार करो, 5 साल हो गया। तो आप नहीं मानते यहाँ की न्यायिक व्यवस्था को? आप नहीं मानते? यहाँ से अच्छा तो या पिक एंड चूज है आपका? दुनिया में कहीं नहीं है। हाँ, जितना अच्छा हमारा कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, जज कोर्ट है, लोअर कोर्ट है, अपर कोर्ट है, पूरे हिंदुस्तान में जितना अच्छा व्यवस्था वो कहीं नहीं है। मैं कहना तो क्या आपको ये विश्वास है कि ममदानी यहाँ की न्यायिक व्यवस्था को प्रभावित कर देंगे? आप लोग बात नहीं सुनते हैं, फिर वो बीजेपी। नहीं, मेरा सवाल ये, ठीक है, मैं सीधा सवाल और सीधा जवाब आपसे चाह रहा हूँ सर। आप लोग बीजेपी के इशारा में काम करते, बीजेपी को। ठीक है, हम बीजेपी के इशारा में काम कर रहे हैं, हम मान लिया, हमने मान लिया। लेकिन आप ये हमें बताइए ना, आप हमें बताइए कि आप भारत की न्यायिक व्यवस्था पर विश्वास करते हैं या क्यों नहीं करते? मेरा सवाल ये, आप हमको जो कहना है आप कहिए फिरोज साहब। आप मेरे ऊपर जो आरोप लगाना है आप लगाइए, लेकिन मेरे सवाल का जवाब आप जरूर दीजिए। जेल में है, बाकी सब भ्रष्टाचारी बाहर है। मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। उनका बेटा बीवी का क्या कसूर है? नहीं, मेरे सवाल का जवाब आप दीजिए। मेरा सवाल सीधा है, राष्ट्रीय पार्टी के आप नेता हैं और उस हैसियत से आप यहां पर हैं। क्या भारत की न्यायिक व्यवस्था पर आपकी पार्टी विश्वास करती है या नहीं करती है? हाँ या ना? पूरा करती है, हम ही लोग तो करते हैं, संविधान पे विश्वास करते हैं। तो फिर वहां से फरियाद करते हैं, तो फिर वहां से फरियाद। आरएसएस को लोग कहाँ विश्वास करते हैं? आप बताइए, करते हैं क्या? तो फिर वहां से फरियाद ममदानी से। नवीन जी, आप यहाँ अब न्यायिक व्यवस्था जो है इस पर इन लोगों का विश्वास नहीं रहा। ममदानी से ये लोग कह रहे हैं कि आप इंटरफेयर कीजिए। नमस्कार सभी दर्शकों को और मेरे सभी साथी प्रवक्ताओं को। हेमंत आपको प्रणाम। देखिए आनंद जी, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि भारत एक ऐसा सशक्त देश है जिसकी कानून व्यवस्था पे अगर कोई भी उंगली उठाता है तो मैं उसकी निंदा करता हूं। हमारे उच्च न्यायालय, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हमारे हाई कोर्ट, हमारे लोअर कोर्ट, ये जो हमारे जज बैठे हुए हैं ये भारत के ही नागरिक हैं, ये किसी दूसरे देश के नागरिक नहीं है। और जब वो अपने देश के लोग जो गलत काम करते हैं, देश विरोधी नारे लगाते हैं, देश विरोध के अपने विचारों को पेश करेंगे, तो हमारे देश का न्यायालय जो बैठा हुआ है वो तो कहीं ना कहीं उन्हें सजा देने का काम करेगा ताकि आगे से ऐसा कोई हरकत ना हो। मैं निंदा करता हूं जो ये हमारे न्यूयॉर्क में
नए मेयर बने हैं कि वो हमारे भारत के अंदरूनी मामलों में दखलंदाजी करने का उनके पास कोई राइट्स नहीं है, कोई राइट्स नहीं है। उन्हें अपना देखना चाहिए। वो नव निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने जो इतने वादे किए हैं वहां पे, उन वादों को निभाने के लिए उनको अपना काम शुरू करना चाहिए। रही बात, हम भारतवासी को किसी भी विदेशी नेता से राय मशवरा नहीं चाहिए कि हमारी न्याय व्यवस्था कैसी है, कि हम किस मुजरिम को क्या करते हैं, हमारी न्याय व्यवस्था क्या उनसे चल रही है। आज मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा, जैसे कि कांग्रेस के आदरणीय श्री राहुल गांधी जी यही काम करते हैं, वो इस देश की बुराई दूसरे देशों में जाके करते हैं, तो उनको वहां उनका कोई सम्मान मिलता है? जी नहीं। अगर हम अपने देश के लोग दूसरे देश में जाके अपने देश की बुराई करेंगे तो लोग हंसते होंगे, उन्हीं के ऊपर हंसते होंगे। और रही बात, न्यायालय ने जिसको जो सजा दी है, पैरोल दी है या जमानत दी है, कहीं ना कहीं उनके कुछ ना कुछ केस में सुनवाई हुई होगी। सुनवाई पे भरोसा रखिए, ट्रायल पे भरोसा रखिए। और हम अपने देश के न्यायालय पे अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति उंगली उठाने का काम करेगा तो हम उसकी निंदा करते हैं। ये बिल्कुल ही सहन नहीं होगा। इस पे हमारा विदेश मंत्रालय भी कड़ी आपत्ति पेश करेगा। आप सरकार पूरी तरीके से नजर रखती है ऐसे मामलों पे। हेमंत जी, भारत विरोधी या मोदी विरोधी जो इस तरह के लोग होते हैं, उन लोगों के साथ जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं, उन लोगों के साथ कुछ लोग जुड़ जाते हैं और उन लोगों को ये अच्छा लगता है और इसीलिए ये उसी रास्ते पर ये सब कुछ बढ़ रहा है। ममदानी को इसमें शामिल किया गया क्योंकि ममदानी तो हमेशा से नरेंद्र मोदी का विरोधी रहा है, उनके खिलाफ बयान वो देते रहे हैं। उसी से जोड़कर इसको देखा जाए। ममदानी के बारे में समझना है तो अमेरिकन रिपब्लिक जो सेनेटर हैं, जो एनडी ऑगस्ट, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने एक लेटर भी लिखा है जस्टिस डिपार्टमेंट को। उन्होंने लिखा कि इस आदमी का अमेरिकन सिटीजनशिप कैंसिल होना चाहिए वरना न्यूयॉर्क सिटी बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने कहा कि जो आदमी 31 तारीख के बाद आधी रात को दो कुरान को हाथ में लेकर उसके प्रति शपथ दिलाती है, वो देश में इस्लामी कट्टरता को बढ़ाएगा। इसको लेकर ट्रंप ने भी चिंता जताया। उन्होंने कहा कि इस आदमी का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। आप बताइए कि उमर खालिद है कौन? उमर खालिद वही आदमी है जो दिल्ली के दंगा में 2020 में गिरफ्तार किया गया। उस दंगा में 53 लोग मारे गए थे, 700 से ज्यादा लोग घायल हुए थे और उनको यूएपीए के तहत में गिरफ्तार किया गया था। हिंसक घटना का वो मास्टरमाइंड था। अब ऐसे लोगों के बारे में अगर कोई जाता है, उसके पिता उससे मिलते हैं, तो आपको समझ लेना चाहिए कि ममदानी एक्चुअल में है कौन? वो सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी आदमी है और कम्युनिस्ट लेफ्ट माइंडेड है। अभी जो राहुल गांधी जो गए थे अमेरिका, उनका काम क्या था? यही काम तो था उनका, इस तरह का प्रोपेगेंडा भारत के अगेंस्ट में क्लैरिटी क्रिएट करना। तो उनके जैसे नेताओं को समझ लेना चाहिए कि भारत का लोकतंत्र और न्यायपालिका स्वतंत्र है। उमर खालिद को जमानत मिलेगी, सजा मिलेगा, पर इसका फैसला भारत के संविधान के आधार पर होगा, न्यूयॉर्क के मेयर के कार्यालय से जारी भावुक चिट्ठी के आधार पर नहीं होगा। नहीं तो क्या इस रास्ते से वो ग्लोबल लेवल पर मुस्लिमों का रहनुमा, सबसे बड़ा रहनुमा बनने की कोशिश कर रहा है ममदानी? आनंद जी सोचिए, सवाल अब ये उठता है कि अगर वो रहनुमा बन रहा है तो बताइए ग्लोबल एरिया में ममदानी का दिल हिंदुओं के लिए क्यों नहीं पसीजा? जो दिल्ली में मारे गए थे, जो अभी बांग्लादेश में मारे जा रहे हैं, उनका दिल दिल्ली के पुलिस वालों के लिए क्यों नहीं धड़का? जो घायल हुए थे उनका फिरोज जी जो सवाल उठा रहे हैं कि हमें वहां पर या इन लोगों को वहां पर जाने की जरूरत आ पड़ती है इसलिए कि यहां पर विश्वास नहीं होता, यहां पर डिले हो जाता है और इतने सालों से उसे जेल में रखा गया है। फिरोज जी जैसे लोग तो सिलेक्टिव एग्जाम्पल देते हैं ना, ये सिलेक्टिव खालिद को अपने भारत को खुशियों के लिए कानून का सामना करना पड़ेगा। मैं उसका एग्जाम्पल देता हूँ। भारत की सहिष्णुता को कमजोरी समझने का भूल नहीं करे। लेफ्ट लिबरल इक्वल सिस्टम को खुश करने के लिए हथकंडे अपनाए जाते हैं। जोहरान ममदानी क्या किया, देखिए आप इसको समझिए। ये आदमी जेल, देखिए न्यूयॉर्क सिटी का मेयर बना है, वहां पर जेल ममदानी के खिलाफ में प्रोटेस्ट होना शुरू हो गया है। ये आदमी, इसके बारे में लोग क्या बोलते हैं?
उनके पिता जो मिले थे खालिद के पिता सैयद कासिम रसूल, इलियास ने क्या बताया उन्होंने कि भाई ममदानी से मुलाकात करें। क्यों गए थे? कौन होता है वो ममदानी जो भारत के मामले में ठीक है। अपना कंटेंट देगा? वो तो ये अदालती मतलब इस प्रक्रिया को हम ना माने फिरोज साहब, हम सवाल उठाएं अपनी ही अदालती प्रक्रिया पर। हम न्यूयॉर्क में बैठे ममदानी को क्यों जवाब दें? ये तो सवाल है ना, हम क्यों उसके जवाब दें? हम उससे क्यों गाइडेंस लें? हम उससे क्यों गाइड? हमारे यहाँ भी तो इतने बड़े बड़े एडवोकेट हैं, इतने बड़े बड़े कानून के जानकार हैं। मैं बोल रहा हूँ जी फिरोज साहब, हम कहीं भी चले जाएं, हमारा फैसला हमारे कोर्ट में होगा, हमारे सुप्रीम कोर्ट में होगा, हमारे हाई कोर्ट में होगा, हमारे जज कोर्ट में होगा। हम ममदानी के पास चल जाएं, चाहे ट्रम्प के पास चल जाएं, चाहे कहीं भी चले जाएं, हमारा कोर्ट हमारा फैसला करेगा। ममदानी की फैसला नहीं करेंगे आकर के। अब मैं कहना चाहता हूँ, उसके वालिद अगर गए वहाँ पर कुछ बातचीत हुआ तो बहुत बड़ा तूफान खड़ा करने की जरूरत नहीं है। हाई कोर्ट ही बेल देगा, सुप्रीम कोर्ट ही बेल देगा। अगर उमर खालिद को बीच में पैरोल छोड़ा गया तो कोर्टे ने छोड़ा है, बाहर का कोई ममदानी हाँ, यही चीज नहीं छोड़ा है। हाँ। ठीक है, मेरा कहना है कि आदमी का जब सामान जाता है तो ईमान भी जाता है। अब उनका बेटा 5 सालों से जेल में है, इसी केस में कन्हैया कुमार थे, उसी केस में और भी बहुत सारे लोग थे, उन लोगों का बेल हो गया। तो बाप का दिल है, बाप तड़पता ही है। कोई पूछा होगा तो बता दिया अपनी बात को, भाई ऐसा ऐसा हो रहा हमारे साथ। अभी तो 5 साल में ट्रायल नहीं कराया है, बताइए दिल्ली पुलिस ने। ये कहाँ का न्याय है, कहाँ का न्याय प्रक्रिया है? कम से कम ट्रायल तो होना चाहिए। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर दोषी है तो फांसी में चढ़ा दो, सूली में लटका दो। किसी को परेशान करने का हक किसी को नहीं है। आज आजम खान, उनका बेटा और बीवी का क्या कसूर है? वो कुछ समय पहले योगी से टकराने का काम किए थे, उस समय वो पार हुए थे, योगी को रुलाने का काम किए, आज योगी उनको रुला रहे हैं। ये देश का हमारा जो राजनीति तंत्र है, राजनीति के लोग हैं, वो एक दूसरे से बदला लेने का काम कर रहे हैं। अगर मुसलमान परेशान होगा तो हिंदू खुश होगा। आज सबसे ज्यादा देश में कौन परेशान है? आज सबसे ज्यादा परेशान कोई तो हमारा हिंदू भाई है। आज कोई नौकरी 2 करोड़ रोजगार देने का बात किया था, साल में 15 लाख रुपए देने का बात किया था, हर साल महिला को रोजगार देने का बात हुआ। आज कुछ नहीं है। जहाँ कुछ होता है हिंदू मुस्लिम कर दिया जाता है। लेकिन सवाल ये भी है ना कि अगर आप यहाँ की बातें होती हैं तो देश के बाहर दूसरी जगहों पर जाकर उसकी चर्चा होती है। बात नहीं करना चाहिए। आज जो बात हो देश में हो, ममदानी ऐसा देखिए, अभी कुछ दिन मतलब ममदानी को देखिए, वो उमर खालिद को लेकर चिंतित हो रहे हैं। आप भी चिंता, मेयर बन गए, ठीक है, नहीं उमर खालिद को लेकर ममदानी चिंतित हो रहे हैं, लेकिन उमर खालिद लेकिन ममदानी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है उस पर वो कुछ नहीं बोलते। उस पर वो कुछ नहीं बोलते। पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों पर हो रहा है वहां पर वो कुछ नहीं बोलते। और ऐसे लोग हैं जो लोग इस पर चुप साध लेते हैं। चाहे कोई भी हो, किसी भी निर्दोष के साथ गलत होगा, चाहे बॉम्ब लिंचिंग होगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, नवीन जी बिल्कुल गलत है, एकदम अनम्यूट जानकारी चाहूंगा, क्या कांग्रेस पार्टी का बांग्लादेश पे कोई कहीं भी एक ट्वीट चिड़िया आया? कहीं इन्होंने कहीं लिखा कि हमारे हिंदुओं पे अत्याचार बांग्लादेश क्या बात कीजिएगा बीजेपी के लोग? आप शेख हसीना को घर में बैठा के पुलाव बिरयानी खिला रहे हैं। देखिए, मैंने क्या बोला आपको? आप जब सच के सामने बात करेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपनी गुस्सी से हाथ रख देते हैं। देखिए, न्याय की बात कर रहा हूँ, न्याय की बात कीजिए। आपके किसी विपक्ष के नेता ने ये लिखा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, उस पर रोका जाए, उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए? नहीं किया होगा, बिल्कुल नहीं किया होगा। आपका कोई मतलब ही नहीं बनता है, क्योंकि आप लोग तो बढ़ावा देने वाले लोग हैं। अरे आप बढ़ावा दे रहे हैं। शेख हसीना क्यों रखे हुए आप लोग? भेजिए अरे शेख हसीना जी का, अरे भाई शेख हसीना जी देश के प्रोटोकॉल में। हेमंत जी, अभी हेमंत जी, क्या ममदानी अभी उमर खालिद के प्रेसिडेंट की राह पर चलने की कोशिश कर रहे हैं? ट्रंप को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं? अपने आप को एक अगले राष्ट्रपति के तौर पर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं? बीजेपी के लोग बोल रहे हैं कि बकरियाली आंसू बना रहे हैं, हो रहा है, एकदम गलत है। अगर चाहते हैं ये लोग तो हम लोगों को सितंबर 2024 में जाना होगा, जब राहुल गांधी जी अमेरिका के दौरे में थे और उस दरमियान उन्होंने जेनी खवक्सी से मुलाकात की थी, उसकी तस्वीर भी छपी थी। कांग्रेस नेता भारत विरोधी रुख पर उस समय वहां भी चर्चा हुआ था। और ऐसा नहीं है, ये 34 साल का ये जो नौजवान है ममदानी, ये ऐसे भारत के खिलाफ नक्सलवाद को देकर के बोल रहा है, ऐसी बात नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं है, सीधे भारत की संप्रभुता पर लांछन लगाने वाली बात है। आप सोचिए, एक ताकतवर शहर जो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन जिसको अमेरिका का बहुत पावरफुल शहर कहा जाता है, उसका मेयर
कुर्सी संभालने के साथ क्या प्राथमिकता दिखता है, किसको प्रायोरिटी देता है? भारत विरोधी बयान। अब वो नहीं बताता कि सबवे में जो अपराध बढ़ रहा है उसका क्या होगा, वहां जो लोग बेघर हो रहे हैं उसकी समस्या का क्या होगा, शहर में जो चरमरा रही है व्यवस्था उसका क्या होगा। कमला हैरिस और ट्रंप ने क्या बोला कि हमारे बीच में बहुत अरब देश मुस्लिम देश चाहते हैं कि ऐसा झगड़ा हो ताकि मुसलमानों को पता है कि वो उस पर हमला करेंगे, बहुत सारे मुसलमान मारे जाएंगे। तो ये ऐसा नफरती एजेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है 7 समंदर पार से, वो जो इस्लामिक कट्टरता को दिखाता है, ये उनकी मानसिकता की उस काली परत को उधेड़ रहा है जो मानवाधिकार के आड़ में भारत के विरोध में एक एजेंडा चला लिया। अब आपको बताता हूँ, ये वही जोहरान ममदानी है जिन पर चुनाव जीतने के लिए कर्नाटका के कांग्रेस की 5 गारंटी जैसे एजेंडा चुनाव पर आरोप लगा था, और अब जब कुर्सी को ले गई है तो ये सच ऐसे व्यक्ति के नाम बाहर है जो भारत के टुकड़े करने की, इंशाअल्लाह भारत से टुकड़े होंगे। वही है, इस तरह के जो लोग हैं ना, इस तरह की सोच के जो लोग हैं वो उन्हीं की तरफ आकर्षित होते हैं। एक आखिरी कमेंट आपका इस चर्चा में नवीन जी, सरकार की तरफ से तो इस पर स्टैंड लेना चाहिए ना। देखिए, भारत सरकार, विदेश मंत्रालय इस चीज पे अपनी जो भी लिखित प्रक्रिया होगी वो न्यूयॉर्क भेजा जाएगा, और विदेश मंत्रालय इस पे कड़ी नजर रखे हुए है कि हमारे न्यायालय की व्यवस्था पे, हमारे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, हमारे न्यायालय की व्यवस्था पे किसी दूसरे देश से राय मशवरा की कोई जरूरत नहीं है। और हमारे यहाँ जो मुजरिम है या मुलजिम है, जो भी सजा का, जमानत का हाल है, उसे हमारी न्याय व्यवस्था सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट देती है। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ तो आतंकवादियों के लिए भी ट्रायल होता है, और आतंकवादियों के लिए सजा गलत न मिल जाए, गलत व्यक्ति को न मिल जाए, इसके लिए आधी रात में भी कोर्ट खुलता है। ये है, ये भारत है, और ये भारत की न्यायिक व्यवस्था है, न्याय पद्धति है, और उस पर भारत की न्याय व्यवस्था पे गर्व है, और हमारा भारत का न्याय व्यवस्था ईमानदार है, हमें कोई इस पे शक नहीं। बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। चर्चा में आज इतना ही। नवीन शर्मा जी, फिरोज साहब, आपका भी शुक्रिया। हेमंत गुप्ता जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ममदानी के जहर में भी इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।